हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये सिर्फ बीएड स्टूडेंट्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए भी इतना ही हेल्पफुल है जो टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के ही ये टॉपिक्स हो रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। तो यूनिट 5 हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य है चाइल्ड डेवलपमेंट के, उनके बारे में। तो अगर बात करूँ इस यूनिट की, तो देखिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, और इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं ताकि हम अध्ययन कर सके कि कोई भी इंसान है वो किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से वो फील करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से एक्ट करता है। अगर हम ये सब जानना चाहते हैं तो इन सभी पर्सपेक्टिव की हमें हेल्प लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप इस चीज़ को और अच्छे से इस वे में जान सकते हो कि यहाँ पर ना एक केस दिया हुआ है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या बताना चाहती हूँ। कि यहाँ पर 3.5 साल की एक लड़की है नीथा। तो वो क्या करती है कि अपने ड्रेस खुद पहनती है, अपनी हर रोज़ सुबह अपनी ड्रेस खुद पहनती है, और क्या करती है कि अपने शूज़ भी खुद पहनती है। लेकिन वो हर बार शूज़ जो है वो उल्टे पहनती है। राइट लेग में जो शूज़ पहना था राइट फिट में, वो लेफ़्ट फिट में डालती है, लेफ़्ट फिट वाला राइट में पहनती है, और अपने ड्रेस को भी वो उल्टा पहनती है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स या कोई एल्डर्स उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं पहनना, तो वो चिल्लाती है कि नहीं, आप मुझे करने दीजिए, ये सब मैं अपने आप करूँगी, आप ऐसा मुझे मत रोकिए, और गुस्सा होकर चिल्लाने लग जाती है। तो यहाँ पर ये जो बिहेवियर उसका शो हो रहा है, जिस तरीके से वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो ये चीज़ें इस टाइप के केसेस हो गए, या और कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग में स्टूडेंट्स में, ठीक, और उनको हमें स्टडी करनी है कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है, या ये ऐसा बच्चा रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो उसके लिए जब हम बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ती है, या बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है उसका अध्ययन करना पड़ता है, या इस टाइप की फीलिंग्स उसके अंदर क्यों है, ये सब अध्ययन करना पड़ता है। तो हमें ये जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है ना, इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिसे आप कहेंगे जैविक परिप्रेक्ष्य। फिर आ जाता है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, देन बायो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, और सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो इस चैप्टर में इन 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात की गई है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, या फिर जो आपका जैविक परिप्रेक्ष्य है, इसकी अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ना, ये कंसिडर करता है फिजियोलॉजी को, कि हमारे जो लाइफ में या एक इंडिविजुअल के जीवन में फिजियोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसको हम कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें बायोलॉजिकल की फील्ड में ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। एक तरीके से इसको हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसी वजह से ये जो पर्सपेक्टिव है, इसको हम बायो साइकोलॉजी, या फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, या फिर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, इन सब के नाम से भी जानते हैं। इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर बिहेवियर होता है उसके ऊपर जेनेटिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है। बायोलॉजी में बेसिकली आप जो जेनेटिक वाला या आनुवांशिकी वाला जो आपका फैक्टर आ जाता है ना, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है कि अगर इस टाइप का बिहेवियर शो हो रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके जेनेटिक फैक्टर, या फिर कोई और डिसऑर्डर जो ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इस टाइप की चीज़ें देखते हैं, या ये कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, ठीक। तो इसके अंदर एम्फेसिस करते हैं, किस चीज़ पर बल देते हैं, ये जो शारीरिक या फिर जैविक आधार जो बनाते हैं, वो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बेसिस बनाते हैं एक बिहेवियर का, कि इस वजह से हो रहा होगा, या फिर अनुवांशिकी का इन्फ्लुएंस डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न पर क्यों है, या किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, या अगर किसी बच्चे के ब्रेन पर या स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कि ब्रेन का कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जो इस वजह का बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, या हमें पर्सनैलिटी को ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। अब आपने देखा होगा कि अगर बात करूँ मैं डिप्रेशन की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ डिप्रेशन की, तो इट इज़ अ कॉमन नाउ डेज, मतलब एक इसे कह सकते हो कि ये बहुत ही कॉमन स्टेट है। मैं बीमारी नहीं कहूँगी, एक स्टेट है ये, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोग अगर बाहर के या सोशल फैक्टर्स ही कंसिडर करोगे, या फिर आपके जितने भी कोई भी आपसे मिल रहा है या इस टाइप के ही वर्क प्लेस के फैक्टर्स, ये सभी कंसिडर करो। हो सकता है कि उसके पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो, और होते भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की भी अपनी एक जगह है। ह्यूमन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में ये बेसिकली डिफरेंट वेज को देखते हैं, एक्शंस को देखते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर और थॉट प्रोसेस का बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं। ये चीज़ मान करके चलते हैं कि अगर कोई भी ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है और या कोई भी थॉट प्रोसेस हो रही है, तो उसके पीछे ये किस चीज़ को, बायोलॉजिकल फैक्टर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसी के बेसिस पर ना इन्होंने दो व्यू पॉइंट्स को यहाँ पर शेयर किया हुआ है। मैच्योरेशन व्यू पॉइंट जो कि एर्नोल्ड गेसल ने दिया है 1882 1961, ये पिक्चर स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। और सेकंड इन्होंने बात की है अटैचमेंट व्यू पॉइंट की। सेकंड बात की है इन्होंने अटैचमेंट व्यू पॉइंट की। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस पर्सपेक्टिव को मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स मैंने देखे हैं, तो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव और बायो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये जो दो पर्सपेक्टिव है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, वो भी पढ़ाऊँगी, कभी पढ़ाऊँगी पक्का। और बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका क्या सजेशन है या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, वो चीज़ भी मैं कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन फ़िलहाल बात हो रही है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव की, और ये भी किसी ने डिमांड ही किया था कि ये वाला टॉपिक आप करा दीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपका कोई और नॉन है जो बीएड कर रहा है या फिर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हो। आई विल बी थैंकफुल टू यू। तो बात आ जाती है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। तो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव मतलब कि जीवन काल परिप्रेक्ष्य की अगर बात करूँ, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरे लाइफ को, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, या फिर जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। वेरियस जो एस्पेक्ट्स है वो उसको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो जो भी अगर ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है या उसका थॉट प्रोसेस है, तो जितनी भी लाइफ स्पेन या फिर जो भी चीज़ें, जो भी जो भी एक्शंस है जो कि हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही है, जो भी बदलाव है जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है, हमें प्रभावित कर रही है, तो उन सारी चीज़ों को ये कंसिडर करती है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। तो इसमें अगर बात करें तो देखिए, अगर हम बेसिकली बात करें कि स्टेजेस की जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम इन्फेंसी से शुरू कर करके और एडोलेसेंस का सबसे ज़्यादा, ठीक है, एडोलेसेंस तक ही पढ़ते हैं, एडल्टहुड का भी इतना नहीं पढ़ते। लेकिन जो हमारे जो लाइफ प्रोसेस चलता है या फिर हमारी जो डेवलपमेंट होती है, जब वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो फिर हम उन फैक्टर्स को क्यों नहीं लेते कि जो हमें पूरे जीवन भर जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस या प्रभाव छोड़ता है। तो यही इसी वजह से ये लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव जो है, इसका नींव रखी गई, कह सकते हो इसका आधार ही यही है कि इसके अंदर जो अध्ययन करते हैं मानव बिहेवियर का या उनकी थिंकिंग का, या वे क्यों इस तरीके से पर्टिकुलर वे में एक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इसमें वो सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है जो चेंजेस हमेशा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये उन सभी चेंजेस को कंसिडर करता है जो थ्रू आउट द लाइफ हमें देखने को मिलते हैं। और नॉट ओनली इन स्पेसिफिक एरिया, डिफरेंट एरियाज़ के चेंजेस या एज पीरियड की बात करें, या सारे डिफरेंट डोमेन्स को ये चीज़ कंसिडर करती है, ठीक है। तो ये है लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव के बारे में। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा जस्ट पता चल गया होगा कि लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव को हमने क्यों ये आया है, इसका क्या रोल है। तो ये चीज़ यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव को अगर आप और ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हो तो ये चीज़ पढ़ के देखिए ताकि आप समझ सको। हाउ डज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट आवर लाइफ्स। अब हमारी जो वर्ल्ड के प्रति हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एनवायरनमेंट के प्रति, या हमारी जो खुद के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है, दूसरों को देखने की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो
दिन प्रतिदिन ग्रो करती है, चेंज होती रहती है थ्रू आउट आवर लाइफ। जैसे हम बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, कुछ ना कुछ हमारी थिंकिंग में बदलाव आते रहते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, हाउ डू आर पर्सनैलिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स डेवलप थ्रू द एंटायर स्पेन ऑफ लाइफ। तो आपको ये पता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होता है, ठीक है, हमारी जो व्यक्तित्व होता है, ठीक है, पर्सनैलिटी होती है, वो स्टैटिक नहीं है, वो स्थिर रहने वाली नहीं है, वो एक गतिशील है, डायनेमिक है, वो चेंज होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो और प्रभावित भी होती है दूसरे सेवरल फैक्टर से, चाहे वो आपका कल्चर है, चाहे वो सोशल कंटेक्स्ट है, तो उन सब से भी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये भी हमारे, कभी किसी के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रही है, कभी किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रही है, कभी बातचीत हो रही है अच्छे से, कभी ऐसा हो गया है कि बातचीत होनी बंद हो गई है। थ्रू आउट द लाइफ सेम चले ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी खट्टा कभी मीठा, ये चीज़ चलता रहता है ना। तो थर्ड पॉइंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हाउ डज अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ अ चाइल्ड वेरी फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू अडल्टहुड। जो अचीवमेंट मोटिवेशन है बच्चों के अंदर, जो अचीवमेंट मोटिवेशन है कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, या फिर मैथ्स में मुझे 100 में से 100 लेकर के आने हैं, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, या कोई भी अचीवमेंट बच्चा चाहता है, और उसके अंदर एक उस अचीवमेंट को उस सक्सेस को पाने के लिए बच्चा जो एफर्ट करता है, जो अंदर से इंटरनली मोटिवेट होता है या एक्सटर्नली मोटिवेट होता है, तो ये अचीवमेंट मोटिवेशन जो है वो चेंज होता है, उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड में वो अचीवमेंट मोटिवेशन अलग फॉर्म में होगा, अलग लेवल का होगा, और फिर हम एडोलेसेंस में देखेंगे तब उसमें कुछ हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, एडल्टहुड में हमें और ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है, अगर बात करें तो ये चीज़ अगर स्टैटिक नहीं है, अगर ये चीज़ स्टैटिक नहीं है, तो हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर या एक फैक्टर पर ही कैसे हम सोच सकते हैं कि इसी की वजह से हुआ होगा। तो हम सारी उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं जो लाइफ स्पेन तक चलती है या लाइफ लॉन्ग होती है और हमें इफ़ेक्ट करती है। इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी विच एग्जामिन्स पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन बिहेवियर दैट अकर्स द एंटायर लाइफ स्पेन। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में आने लगा होगा कि जो हमारा लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव है ना, ये क्या करता है कि उन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है जिससे भी हमारे अंदर, उन सभी पैटर्न्स का जिससे भी हमारी ग्रोथ हो रही है, जो भी हमारे अंदर बदलाव ला रहे हैं, जो भी हमारे अंदर हमारे बिहेवियर में स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं, तो जो भी एंटायर लाइफ स्पैन में होते हैं उन सब का अध्ययन इस लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के थ्रू होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए कि कोई भी हमारी स्टेज होती है, चाहे वो इन्फेंसी है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड है, चाहे वो लेटर चाइल्डहुड है, चाहे एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है, ओल्ड एज है, उन सब को हम उनके ओरिजिन और कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर के अलावा भी हम उनको समझते हैं, और उनके ऊपर जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे हैं, उन सब को भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं देखते कि ये चेंजेस आए और ये इस वजह से आए, उनके साथ साथ हम और भी ज़्यादा फैक्टर्स देखते हैं, वो चीज़ें भी शामिल करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, अब हम जो पढ़ेंगे वो है एक मॉडल जो कि पॉल बेट्स ने दिया है और उनके कलीग्स ने दिया है, जिसका नाम है सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपेंसेशन मॉडल, SOC जिसको बोला गया है। तो आइए जानते हैं इस मॉडल के बारे में, क्या है ये मॉडल और क्या मतलब होता है सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपेंसेशन मॉडल का। तो जब हम बात करते हैं सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपेंसेशन मॉडल, तो इसमें ये दिया है बच्चे पॉल बेट्स ने और उसके कलीग्स ने। देखिए इसके अंदर क्या है, जो ये SOC है, ये 3 प्रोसेस है इसके अंदर। कौन कौन से? पहला है सिलेक्शन, दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन और तीसरा प्रोसेस है कंपेंसेशन। ठीक है, और ये जब 3 प्रोसेस मिलते हैं, ये जब 3 प्रोसेस इंटरेक्ट करते हैं, तब ये हमारा मॉडल बनता है। अब इसको कैसे समझोगे कि सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कोई भी अपना गोल है या कोई भी हमें टास्क करना है लाइफ में, उसको हम चूज़ करते हैं, उसको हम चुनते हैं।
ऑप्टिमाइजेशन और कंपनसेशन की जो प्रक्रिया है, ऑप्टिमाइजेशन और प्रक्रिया वो जो भी हमने गोल चुना है ना, उसको इन्हेंस करने में, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने में या उसको पाने में, उसको बढ़ाने में, ग्रो करने में और ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि एक ओल्डर म्यूजिशियन है, ठीक है, एक बहुत ही जो पहले जो म्यूजिशियंस होते थे, तो वे मे रिड्यूस द नंबर ऑफ पीसेस दे प्ले, ठीक है। अगर कोई ओल्डर म्यूजिशियन है तो वो क्या कर रहा है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अब आपको पता है कि जब आजकल के ज़माने में जितने भी हमारे सॉन्ग्स बनते हैं तो उसमें पता नहीं कितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, चाहे वो हारमोनियम है, चाहे वो माउथ ऑर्गन है, चाहे वो डिफरेंट गिटार है, या बहुत सारे हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो उसने क्या किया कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, उसने जो इंस्ट्रूमेंट्स है या जो पीसेस है जो भी बजते हैं पियानो वगैरह, उनको कम कर लिया, तो एक सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, उसके पास हारमोनियम भी है, उसके पास तबला भी है, उसके पास पियानो भी है, उसके पास माउथ ऑर्गन भी है, ठीक है, बहुत सारे हैं। लेकिन उसने ना सोचा कि गिटार भी है, तो उसने सोचा कि ना मुझे ना दो ही चीज़ रखनी है, मुझे दो ही चीज़ रखनी है, एक तो मुझे हारमोनियम रखना है, एक मुझे गिटार रखना है, और कम से कम चीज़ें इनमें से। उसके पास क्या थी, वैरायटी थी। यहाँ ध्यान से समझिएगा, उसके पास क्या थी, इंस्ट्रूमेंट्स की वैरायटी थी, और उनमें से उसने चूज़ की है दो। उसमें से उसने क्या किया है, दो को चूज़ किया है। तो सिलेक्शन जब भी होगा ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें होगी, उनमें से होगा। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। फिर ऑप्टिमाइजेशन की जब प्रोसेस आई, ऑप्टिमाइजेशन की जब प्रोसेस आई कि वो जो हमने गोल चूज़ किया है उसको और ज़्यादा बरकरार रखने के लिए, या उसको पाने के लिए, या उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो करते हैं, उसमें आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन और कंपेंसेशन का प्रोसेस, ठीक है, उसको हेल्प करता है। तो उसने क्या किया कि उसी चीज़ों पर, उन दो चीज़ों का, जो हारमोनियम और मैंने कहा कि गिटार का यूज़ किया, तो उसको उसने क्या की, उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं दो चीज़ों पर रिहर्सल की, उन्हीं दो चीज़ों को बजाया और अपना गाना गाया, ठीक है, इसका खूब रियाज किया। और लास्ट में जब कंपनसेशन वाली आई तो उसने क्या किया कि उसने जब गाना गाया तो वो लोअर की सेट करके गाया, ठीक है, वो लोअर की सेट करके गाया, जैसे आजकल ये जो इंस्ट्रूमेंटल सिंगिंग होती है, ठीक, तो लोअर की सेट करके उसने गाया और अच्छा गाया। तो इस तरीके से उसने अपना जो म्यूज़िक कंसर्ट करना था उसमें अपने आप को पेश किया, ठीक है। तो ये एक तरीके से सिलेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन और कंपेंसेशन, इसमें तीनों चीज़ें आ गई। इसमें अगर एजुकेशन के फील्ड में एग्जांपल लेना है तो मान लीजिए एक बच्चा है जिसका एम्बिशन है, जिसका गोल है कि वो डॉक्टर बने, क्या बने, वो एक अच्छा डॉक्टर बने। बहुत सारे करियर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे करियर्स होते हैं, टीचर बन जाओ, या फिर आप डॉक्टर बन जाओ, या फिर इंजीनियर बन जाओ, या फिर आप फार्मासिस्ट बन जाओ, या पायलट बन जाओ, ठीक, बहुत सारे हैं। लेकिन उसने कौन सा चुना है यहाँ पर, चाहे साइंटिस्ट बन जाओ, उसने कौन सा चुना है, डॉक्टर। मतलब कि बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस थे, सेलेक्ट उसने कौन सा किया है, डॉक्टर का, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, अपने इंटरेस्ट के जो उसका इंटरेस्ट था, अपनी अभिवृत्ति और अपने इंटरेस्ट के को देखते हुए उसने अपने लिए कौन सा प्रोफेशन चुना, डॉक्टर का। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिलेक्शन तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट उसने अब क्या किया कि अब डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको साइंस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, साइंस में उसके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगर उसके अंदर उसका इंटरेस्ट है, उसके अंदर इतनी एप्टीट्यूड है, इतना टैलेंट है, तो वाकिब सी बात है, जाहिर सी बात है कि भाई उसके साइंस में वो अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन सकता, आप खुद सोचिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। ही और शी हैज़ टू वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस। तो ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस, कि उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए साइंस में मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ क्या हो रहा है कि उसने जो गोल चूज़ किया है उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन और कंपेंसेशन की प्रक्रिया किस तरीके से काम हो रही है, वो चीज़ देखिए ध्यान से, कि उसने मेहनत की और अच्छे मार्क्स स्कोर किए। अब क्या हुआ कि उसको लेटेस्ट
नॉलेज होनी चाहिए, करंट साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या कौन कौन सी मेडिसिन्स आ रही है, ठीक है, या कौन कौन से बीमारियां है, किस वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है या फिर वायरस की वजह से होती है, कौन सा रीज़न है, कौन सा पैथोजन है, ठीक है। और तो ये जो करंट साइंटिफिक नॉलेज है, मान लीजिए कोई नई बीमारी आ रही है, तो अब वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो इसके मतलब कि उसके अंदर और भी ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर करंट साइंटिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द बुकिश नॉलेज। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल रीडिंग भी करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ो, जर्नल्स पढ़ो, या फिर आप टेलीविज़न में आप न्यूज़ देखो, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है। सभी साइंटिफिक एरियाज़ की नॉलेज गेन करने के लिए, जो भी करंट में हो रहा है, जो भी रिसेंट में हो रहा है। तो ये चीज़ आ गया, कंपनसेशन का प्रोसेस यहाँ पर आ गया, ठीक है। कंपनसेशन का अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो इसको कहते हैं नुकसान की भरपाई करना, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से कंपनसेशन को मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि मान लीजिए क्या था कि बच्चे को बुक की तो नॉलेज पूरी हो गई थी, लेकिन उसको करंट की नॉलेज नहीं थी साइंटिफिक वे में, तो उसको और ज़्यादा अच्छा बनना था, इसलिए उसने क्या किया कि डिफरेंट जर्नल्स, मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दी, टीवी में न्यूज़ देखना शुरू कर दिया, ताकि उसकी जो साइंटिफिक एरिया की नॉलेज है ना, वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ठीक। और वो एक अच्छा और काबिल अपना मतलब गोल जो है वो अचीव कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो ये यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि सिलेक्शन की प्रक्रिया के बाद कंपनसेशन और ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है, ठीक। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हेयर यू कैन सी डेट फॉर अचीविंग डिजायर्ड एम्बिशन, एम्बिशन क्या था, डॉक्टर बनना, द चाइल्ड एक्वायर्ड एंड अप्लाइड गोल रेलिवेंट मीन्स एंड प्रैक्टिस गोल रेलिवेंट स्किल्स। गोल रेलिवेंट मीन्स कि भाई हमें जो गोल हमें पाना है अर्जित करने के लिए, उसने क्या किया, वो तरीका चाइल्ड ने एक्वायर किया जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सके, ठीक है। साइंस की पढ़ाई की, साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है, मेहनत कर रहा है खूब, मेन चीज़ तो मेहनत और लगन की है, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस किया गोल रेलिवेंट स्किल को, ठीक। मतलब कि ये चीज़ें हो गई, उसकी साइंटिफिक नॉलेज हो गई, करंट की हो गई, साइंस की नॉलेज हो गई, और उसके बाद क्या होगा कि वो जब डॉक्टर बन जाएगा तो इनको अप्लाई करेगा, प्रैक्टिस करेगा इन रियलिटी। The basic assumption of selective optimization with compensation model is that the three processes form a system of behavioral action that generates and regulates development and aging. तो जब हम ओल्डर होते जाते हैं, जब हम बड़े होते जाते हैं, तो इंडिविजुअल कोई भी हुआ वो सेलेक्ट करता है फ्रॉम अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ड्यू टू टू रीजंस, दो वजह से सिलेक्शन करता है। पहले जो प्रोसेस फॉलो होता है वो होता है इलेक्टिव सिलेक्शन, दूसरा जो प्रोसेस फॉलो होता है उसको बोलते हैं लॉस बेस्ड सिलेक्शन। तो इन दोनों में क्या अंतर है, आइए वो जानते हैं। तो अगर इलेक्टिव सिलेक्शन की बात करें तो इलेक्टिव सिलेक्शन कब अकर होता है कि जब एक पर्सन या एक इंडिविजुअल क्या चूज़ कर लेता है, वन चूजेस टू रिड्यूस वंस इन्वॉल्वमेंट टू फ्यूअर डोमेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू टास्क, कि हमारे आगे कोई न्यू टास्क आया, उसकी वजह से हमने अपने इन्वॉल्वमेंट कुछ ही डोमेन तक सीमित रखे, ठीक है। कुछ ही चीज़ों में हम अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी बहुत कम चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिससे बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि 10th क्लास में स्टूडेंट क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट ऑफ सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर हिज और स्टडीज़, ठीक है। जैसे हुआ बना देते हैं कि 10th में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, 12th में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो जब 10वीं 12वीं में बच्चे होते हैं ना, तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, खेलना कम शुरू कर देते हैं, खेलना बंद कर देते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है, कि हमें तो भाई अपना करियर पे फोकस करना है, अब ये चीज़ नहीं, अब सीरियसली पढ़ाई को लेना है। या फिर बच्चा क्या कर रहा है कि फ्रेंड्स से मिलना जुलना कम कर देता है या टीवी देखना कम कर देता है, तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको ड्रॉप आउट कर देता है, अपना जो ज़्यादा टाइम किसको देता है, जो उसने गोल सेलेक्ट किया है ना उस वाले डोमेन को ज़्यादा टाइम देता है, ठीक है। तो अपनी कुछ डोमेन से अपनी इन्वॉल्वमेंट कम करना और जो न्यू टास्क या जो भी हमें चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करना, ये होता है इलेक्टिव सिलेक्शन। लोस्ट बेस्ड सिलेक्शन की जब बात आती है तो इसमें क्या होगा कि वन रिड्यूस्ड इन्वॉल्वमेंट इन सम अदर एक्टिविटीज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेज इन पर्सनल और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज।
तो एक पर्सन क्या करेगा, अपनी इन्वॉल्वमेंट इस वजह से दूसरी एक्टिविटीज़ में बंद कर देगा, क्योंकि उसको लगता है कि इसकी अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे मेरा ही अपना ही नुकसान होगा, मेरा पर्सनल या फिर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का नुकसान होना तय है। ठीक है, तो इस वजह से वो उस एक्टिविटी को में इन्वॉल्व होना बंद कर देता है और रीस्ट्रक्चर करता है अपनी गोल हायरार्की को, कि मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है लाइफ में वो कौन सा है, मुझे उसके लिए ज़्यादा वक्त निकालना है, ना कि ज़्यादा आवारागर्दी करनी है, मुझे फोकस्ड होना है, डिसिप्लिन होना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कंपनसेशन मैंने पहले ही बताया था, कंपनसेशन मीन्स, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो कि इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं। व्हेन द अर्लियर प्रिफर्ड मेथड लॉस्ट इट्स इफेक्टिवनेस, जब हम कोई अल्टरनेटिव मेथड चूज़ करते हैं, जैसे हमने बहुत सारे मेथड्स को यूज़ किया या कोई भी एक मेथड लिया और वो हमारा ठीक नहीं बैठा, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए क्या हुआ, इसको एग्जाम्पल से समझोगे तो ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हुआ कि मान लीजिए हमने पढ़ाई करनी शुरू की। ठीक है, हमने पढ़ाई करनी शुरू की और हम क्या कर रहे हैं कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कि हमने सोचा कि 2 घंटे पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें हम दूसरे सब्जेक्ट को देंगे, बाकी टाइम हम दूसरे सब्जेक्ट को देंगे, इंग्लिश को बस हम 2 घंटे देंगे, ये सोच लिया, ये टाइम टेबल सेट कर लिया। लेकिन लास्ट में देखा कि इंग्लिश की तो 2 बुक्स थी और 2 घंटे पढ़ने पर ये कवर नहीं हुआ। ये एक एग्जाम्पल है, ये मत सोचिएगा कि रियलिटी में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे रही हूँ। तो हुआ ये कि एग्ज़ाम आ गए और हमने देखा कि भाई एग्ज़ाम को तो 10 दिन रहते हैं, लेकिन इंग्लिश की हमारी बुक की तो सिर्फ एक ही बुक कवर हुई और है 2 बुक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जो पहले मेथड प्रिफर किया था ना, वो तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, कि अगर ऐसे ही चलते रहे तो फिर तो जो हमारा सिलेबस है वही कंप्लीट नहीं होगा, रिवीजन तो दूर रह गई। तो उसके लिए हमें अल्टरनेटिव मेथड चूज़ करना पड़ेगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैंने अभी जो कहा था कि कंपनसेशन की अगर नॉर्मल अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। तो इस चीज़ से भी समझ सकते हो कि पहले जो मेथड ऑप्ट किया वो इफ़ेक्टिव नहीं निकला, इसलिए हमें कुछ अल्टरनेटिव मेथड सेलेक्ट करना पड़ा। ये जो है ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। अब सिलेक्शन से ये किस फॉर्म में डिफरेंट है, देखिए सिलेक्शन की जब बात आती है, सिलेक्शन रेफर्स टू चॉइस ऑफ गोल्स। सिलेक्शन में हम गोल्स को चूज़ करते हैं, हमारे सामने जो गोल है उसकी चॉइसेस करते हैं कि हमें क्या बनना है या क्या करना है, उसमें हम चॉइसेस होगी, उसमें से हम चुनते हैं। जब कंपनसेशन की बात आती है तो जो मेथड है ना उसका चुनाव होगा, जो हम उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम मेथड को यूज़ कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं उसको पाने के लिए, तो उसमें जो चॉइस आएगी वो हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है। ठीक है, कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है, तो उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो रीड कर सके जैसे नॉर्मली हम रीडिंग करते हैं। तो वो क्या करेगा, उस कंपेंसेट करने के लिए वो जो मेथड दूसरा चूज़ करेगा वो ब्रेल सिस्टम को, लुइस ब्रेल सिस्टम जो पॉपुलरली जाना जाता है। ठीक है, लुइस ब्रेल ने जो दिया था, तो ब्रेल सिस्टम से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कंपेंसेट के लिए, ये पढ़ने के लिए, ठीक है, गोल क्या है कि हमें रीडिंग करनी है। ठीक, और कंपेंसेट करना पड़ा कि हम अगर हमारी विजुअली इम्पेयर्ड है कोई, तो वो ब्रेल सिस्टम से पढ़े, मतलब मेथड को उसको चेंज करना पड़ा। ठीक, तो नेक्स्ट आ जाता है लास्ट प्रोसेस, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, विच रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स अडोप्टेड टू अचीव सेलेक्टेड गोल्स। उन सभी मेथड्स को अप्लाई करना, कंपनसेशन में क्या किया, हमने चूज़ किया मेथड, और जब एप्लीकेशन की बात आती है, उसको एक्चुअल में प्रयोग करने की बात आती है, तो वो हो जाती ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में हम उन मेथड्स को अप्लाई कर देते हैं ताकि हम जो भी हमने गोल सेलेक्ट किया है उसको हम
अचीव कर सके। ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग लॉसेस। ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज़ होगी कि जो हमारा लॉस है या हानि हो वो कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट मिले। फोकस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज ऑन द बेस्ट मैच पॉसिबल बिटवीन वंस रिसोर्सेज एंड वन डिजायर्ड गोल्स। तो जो भी बेस्ट हमारे लिए हो सकता है ना, उसके ऊपर फोकस होता है ऑप्टिमाइजेशन का। एंड इंडिविजुअल as individuals cannot achieve optimal outcomes in everything, development becomes an active process of selecting the right goals and sometimes compensating to achieve the desired goals. तो हर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हमें जो भी हम चाहते हैं वो मिले, और ऐसा होता भी नहीं है। तब ये हमारा जो सेलेक्टिव और जो हमारा SOC मॉडल है, सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन एंड कंपनसेशन मॉडल, ये वर्क करता है उन सभी जगहों पर। नेक्स्ट आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव की लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव की विशेषताएं कौन कौन सी है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फर्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पहले भी और बहुत बार बता चुकी हूँ कि डेवलपमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वर्म टू टॉम तक जाती है। मेन आइडिया कि ट्रेडिशनल नोशन कि भाई चाइल्डहुड जो है वही मेन पीरियड है डेवलपमेंट का, इसको खारिज करती है। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे ऊपर उठती है, उसको रिजेक्ट करती है कि सिर्फ चाइल्डहुड ही इम्पोर्टेंट पीरियड नहीं है, बल्कि जितने भी पीरियड्स आते हैं लाइफ में, पूरे लाइफ जीवन काल की बात यहाँ पर होती है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस नहीं करती। ये चाइल्डहुड पर भी फोकस करेगा, ये इन्फेंसी पर भी उतना ही फोकस करेगा, ये आपका एडोलेसेंस पे भी उतना ही फोकस करेगा, एडल्टहुड पर भी उतना ही फोकस करेगा, मिडल एडल्टहुड पर भी उतना ही फोकस करेगा, और ओल्ड एज पर भी उतना ही फोकस करेगा। सब पर इक्वल फोकस होगा। नो एज पीरियड डोमिनेट्स डेवलपमेंट। अब ये जब हम कह देते हैं कि सिर्फ ये जो हमारा एडोलेसेंस वाला पीरियड है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, वो अगर सारी स्टेजेस ले तो सबसे अच्छा वही होता है या सबसे महत्वपूर्ण काल वही होता है, तो ये चीज़ भी गलत है। सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। डेवलपमेंट इज़ बेस्ट सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ होल लाइफ स्पेन। पूरा जीवन काल की को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट को देखा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या आध्यात्मिक विकास की बात है, तो इसको हम सिर्फ एक फेज तक हम इसको सीमित नहीं रख सकते। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, जीवन काल पूरा चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड आ जाता है डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है कि मतलब एक से ज़्यादा डायमेंशन जो लेता है। एट एवरी एज माइंड, बॉडी, इंटरेस्ट, इमोशन, रिलेशनशिप चेंज एंड अफेक्ट वन अनदर। ठीक है, हर समय मतलब लाइफ स्पेन को अगर देखेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसमें भी चेंजेस आते हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है उसमें भी चेंज आते हैं, हमारे इमोशंस में, रिलेशनशिप स्टेटस में, हर चीज़ में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हम सारे डायमेंशंस को इसमें लेकर के चलते हैं, चाहे वो फिजिकल डायमेंशन है, चाहे वो सोशल डायमेंशन है, चाहे वो आपका कॉग्निटिव डायमेंशन है, चाहे इमोशनल है, चाहे मोरल है, सारे एस्पेक्ट इसमें लेकर के देखेंगे, हर डायमेंशन को लेंगे। अब कोग्निटिव डायमेंशन की अगर बात करें तो उसके भी ये जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें लेकर के देखी जाएगी। मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अटेंशन एक्सेट्रा। थर्ड आ जाता है डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल है, बहुमुखी है। डिफरेंट कैपेसिटीज़ शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ चेंज ओवर टाइम। इसके अंदर हमारी ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। सिर्फ हम ग्रोथ को नहीं देखेंगे, जो जब हम बूढ़े होते हैं और जब हम डिक्लाइन थोड़ा सा हम देखते हैं अपने आप में, अपनी कैपेसिटी में, अपने स्पीड ऑफ एक्शन में, तो वो चीज़ भी इसके अंदर शामिल होगी। वंस लाइफ टाइम सम डायमेंशन एक्सपेंड, कुछ डायमेंशन जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, कुछ डायमेंशन क्या होते हैं वो श्रिंक भी होते हैं। ठीक है, अब हम एक लैंग्वेज जब अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में सीख रहे हैं तो वो ईजिली हम सीख लेते हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु में हम ईजिली एक लैंग्वेज को सीख लेते हैं, लेकिन हमें जब लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस में कहेंगे कि एडोलेसेंस में हो गए और एडल्टहुड में हो गए, तो हम
सीख तो जाएंगे लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पहली बात। और जैसे जो फ्लुएंसी है या जिस वे में हमें बोला चाहिए वो चीज़ उस वे में नहीं एक्वायर कर पाएंगे, उतने ईज से एक्वायर नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, क्योंकि इस समय पर 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है, क्या होता है कि बच्चा किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है। फिर आ जाता है डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइफ लॉन्ग प्लास्टिसिटी। लाइफ लॉन्ग प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कैपेसिटी है टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। जैसे भी एनवायरमेंटल कंडीशन है, जिस तरीके से भी हमें एनवायरमेंट हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव वे में चाहे वो नेगेटिव वे में, हम उसमें खुद को ढाल सके, ये चीज़ आ जाएगी। किसी की भी जो क्षमता है वो पहले से ही तय नहीं होती। प्रैक्टिस अगर करोगे तो हमारी जो बहुत सारे कौशल ऐसे हैं जो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होते हैं, चाहे वो राइटिंग ही क्यों ना हो। राइटिंग इज़ ऑल्सो अ स्किल, रीडिंग इज़ ऑल्सो अ स्किल, ठीक है। तो रीडिंग राइटिंग ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लास्टिसिटी जो है वो लेटर लाइफ में भी कंटिन्यू रहती है। एजिंग प्रोसेस इज नॉट फिक्स्ड बट रादर कैन बी चेंज्ड कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस, ठीक है। कि हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये हर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस में अलग अलग तरीके से जो कंसिडर होता है, बदलाव आते हैं, उन सब को लेकर के शामिल करता है। ओल्डर एडल्ट्स हु इंगेज इन मेंटली अलर्ट एक्टिविटीज़, जो भी ओल्डर एडल्ट्स है वो अगर मेंटली अलर्ट एक्टिविटीज़ में, ज़्यादा दिमाग वाली एक्टिविटीज़ जिसमें हमारे दिमाग का भी प्रयोग होता है, उन चीज़ों में ज़्यादा शामिल होते हैं, जैसे चेस खेलने में, जैसे डिबेट करने में, ठीक है, या फिर कोई और गेम है जिसमें हमारे दिमाग का यूज़ हो रहा है, वर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है या क्रॉस वर्ड पजल्स है, ठीक है, इस टाइप के कुछ भी है। और वो क्यूब आता है जिसको हमें सेम कलर में हमें फिट करना होता है, तो वो सब जो चीज़ें आती है, ठीक, तो उसमें ना पर्सन में बहुत कम चांस हो गया कि उसमें एल्जीमर्स डिजीज आएगी या डेवलप होगी। तो ये चीज़ है, इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से जो हमारी जो लाइफ लॉन्ग तक प्लास्टिसिटी जो वर्क करती है, कि हम किस तरीके से अपने आप को ढाल रहे हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, किस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल कॉजेशन। डेवलपमेंट जो है वो मल्टीपल कॉजेशन का पार्ट है, रिजल्ट है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो भाई हमारे जो इंटरनल फोर्सेस है और जो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दोनों समान रूप से इसमें असर डालती है, इन्फ्लुएंस करती है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, कॉमन टू ऑल एट सिमिलर एजेस, और कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर जनरेशन में ही हमें देखने को मिलते हैं या एक इंडिविजुअल तक वो अनुभव उसी तक सीमित होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें कि दो चिल्ड्रन अगर सेम फैमिली में ग्रो कर रहे, हो सकता है कि एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो और एक बच्चा नॉर्मल चाइल्ड हो, तो बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। मल्टीपल कॉजेशन, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल कॉजेशन में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट रिक्वायर्स मल्टीपल डिसिप्लिन्स। अगर आपको डिसिप्लिन वो डेवलपमेंट को समझना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है, मल्टीपल डिसिप्लिन्स उसमें शामिल हो जाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो बायोकेमिकल रिएक्शन है, चाहे वो हिस्टोरिकल इवेंट है। साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, ये सभी के सब क्या बताते हैं, डेवलपमेंट की डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ खोज करते हैं, कुछ ना कुछ मिस्ट्रीज बताते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ स्पैन जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सब के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, ठीक। जैसे हम साइकोलॉजिस्ट की डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं डिफरेंट, तो वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कि ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे वो असर छोड़ती है। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स इसके अंदर आ जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड स्कूल्स ऑन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक।
फैमिली और स्कूल का ये दो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में किस तरीके से असर डालेगी। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, वो बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर किस तरीके से असर डालेगी। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स गेन एंड लॉस, दोनों आ जाता है। ठीक, गेन और लॉस जो है एक दूसरे के ही लाइफ स्पैन में चलने वाले दो फेजेस है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। और जो पॉल बेट्स है उन्होंने कहा है कि दैट गेन इनएविटेबली ब्रिंग्स विद इट लॉस ऑफ सम काइंड। जब कोई गेन आ रहा है तो वो अपने साथ एक कुछ ना कुछ लॉस को लेकर के आता है, और जो लॉस आया है वो अपने साथ कुछ ना कुछ गेन लेकर के आता है, या फिर ये दोनों चीज़ें साथ में भी होती है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस तरीके से बच्चे के जब लैंग्वेज के ऊपर या भाषा के ऊपर कमांड हो जाती है, बच्चा बोलना सीख जाता है, तो जब 6 महीने का बच्चा जब बोलता है बोलना स्टार्ट करता है या आवाज़ें साउंड्स निकालना शुरू करता है, द ब ब ब ब, एक ही वर्ड को बार बार बोलता रहता है, ठीक है, च इस तरीके से बोल रहा है, तो वो बेबल साउंड्स को बंद कर देता है और जो लैंग्वेज है, वर्ड्स और स्मॉल सेंटेंसेस वो बोलना शुरू कर देता है। तो लॉस क्या हुआ कि ये चीज़ तो कट गई, और गेन क्या हुआ कि कमांड आ गई लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो कंटेक्चुअल है, संदर्भ से भी डेवलपमेंट जो है वो अपना इन्फ्लुएंस होता है। भाई डेवलपमेंट कैसी हो रही है वो कंटेक्स्ट के ऊपर है, वो फैमिली के अंदर है, बच्चा कोई ऑर्फेनेज में पला है, स्कूल, पीयर ग्रुप, सिटीज़, नेबरहुड एंड सो ऑन, हर एक का इन्फ्लुएंस होता है। साथ ही हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड reared in a dysfunctional family is different from that of a child grown up in a normal family। अगर आप देखोगे कि किसी की फैमिली में अच्छे से उसकी रियरिंग नहीं कर रहे हैं, बच्चे को अच्छे से पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसे प्यार नहीं दे रहे, हेटर्ड की फीलिंग है, तो उसका चाइल्ड डेवलपमेंट या उसका बिहेवियर आपको अलग देखने को मिलेगा। जहाँ पर बच्चे को सिंपैथी भी मिल रही है, जहाँ पर बच्चे को लव भी मिल रहा है, जहाँ पर बच्चों को एनकरेज किया जा रहा है उनकी तुलना में। ठीक है, तो संदर्भ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है बच्चे वो है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस। कंटेक्स्ट जो है वो 3 टाइप के हैं, 3 टाइप्स के इन्फ्लुएंस डालता है कंटेक्स्ट। पहला है नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंस, दूसरा जो इन्फ्लुएंस है वो है नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंस, थर्ड है नॉन नॉर्मेटिव लाइफ इवेंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस के बारे में। इसके अंदर वो सारे कॉमनैलिटीज़ जो भी हमारे अंदर सेम चीज़ें हैं, सेम हमारे जो अनुभव है, शेयर्ड बाय इंडिविजुअल्स विद इन अ गिवन एज रेंज, एक एज रेंज के अंदर। ठीक है, मान लीजिए 7 से 12 साल की अगर बात करें तो उन बच्चों की जो कंक्रीट थिंकिंग हो जाती है, मूर्त चिंतन शुरू हो जाता है, बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, बच्चे चीज़ों को क्लासिफाई वर्गीकरण करना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत सारी जो चेंजेस आते हैं एज रेंज में, तो वो चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि किस तरीके से आइडियोलॉजिकल, डेमोग्राफिक और अदर सोशल कंटेक्स्ट वेरिएबल्स है वो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। जैसे ये एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे अटेनिंग प्यूबर्टी, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है, बिगिनिंग स्कूलिंग, उसका भी बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, रिटायरमेंट फ्रॉम जॉब, अगर रिटायरमेंट हो रही है, टेररिस्ट अटैक, इंडो पाक वार, तो इन सब से ही हमें क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कंटेक्स्ट के रूप में डिफरेंट इन्फ्लुएंस डालते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन नॉर्मेटिव लाइफ इवेंट्स आर अनयूजुअल अकरेंसेस डेट अफेक्टेड एन इंडिविजुअल्स लाइफ। ये कुछ ऐसे लाइफ इवेंट्स होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं, ठीक है, अनयूजुअली अकर होते हैं और हमारे जीवन को पर भी बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे टीनेज प्रेगनेंसी, लॉस ऑफ साइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, टीनेज में अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया है, या फिर किसी की जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है बालकपन में, तो ये सब होते हैं अनयूजुअल अकरेंसेस। ठीक है, जो मतलब अचानक से या जो यूजुअली जो नहीं होते उस टाइप की जो घटना घटित हो जाती है, तो वो बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये चीज़ें इसकी एग्जांपल्स के रूप में आप ले सकते हो। ठीक है, ये हो गई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव।
नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव, कि जो ये लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव है इसका स्कूल में या क्लासरूम सिचुएशन में या हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से ये यूज़ होता है, कहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर बात करें तो ये जो गोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द कंसेप्ट एंड गोल ऑफ एजुकेशन, इसी में ही कंट्रीब्यूट करता है। बेसिकली जो हमारे दो टाइप के दो टर्म्स है, नॉर्मेटिव और डिफरेंशियल व्यूज़ है एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट के, उन चीज़ों पर फोकस करता है जो हम पर्टिकुलर स्टेज में डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, कि इस वाली स्टेज में जैसे अगर बच्चे एडोलेसेंस में है तो ये कार्य करना शुरू कर देंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। अगर बच्चा इन्फेंसी में है तो अपने ज़्यादा मोटर स्किल्स का यूज़ करेंगे, या जो भी अगर सीखेंगे वो अपने सेंसेस या ज्ञानेंद्रियों के थ्रू सीखेंगे। तो इस टाइप के जो डेवलपमेंटल टास्क है, रिफ्लेक्स एक्शन शो करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, ठीक है, उनको सोशल रोल्स का इतना पता नहीं होगा। तो ये जो डेवलपमेंट टास्क है ये भी थ्रू आउट द लाइफ सेट करने में ये हेल्पफुल रहता है। लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव का ये चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ ये जो हेल्पफुल है, कंट्रीब्यूट ये करता है, वो करता है इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी में, कि अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हमें वंस लाइफ स्पेन, मतलब किसी की जैसी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसके बेसिस पर हमें अपना इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी रखना चाहिए, उसी तरीके से हमें नॉलेज को उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर चाहे फिर वो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग आ जाए, चाहे फिर वो आप क्लासरूम लर्निंग आ जाए, कि एडल्ट लर्नर्स है उनको भी ध्यान में रखा जाए, ठीक। एक टीचर जो है वो फैसिलिटेटर की तरह अपना रोल प्ले करे, ना कि डायरेक्टर की तरह। तो ये चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें हैं। इट इज़ अ क्लासरूम वेयर चिल्ड्रन कैन इनिशिएट देयर ओन लर्निंग एंड मीट्स द नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग मटीरियल्स डेट आर एज अप्रोप्रिएट, इंडिविजुअली अप्रोप्रिएट एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट। तो एक टीचर की यही जिम्मेदारी है कि क्लासरूम में बच्चों की जो लर्निंग को इनिशिएट करा रही है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको, या उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनका जो मानसिक स्तर है उनको देख करके उनको मटेरियल प्रोवाइड करे। उनका जो मटेरियल है वो एज अप्रोप्रिएट हो। अब यही चीज़ आ जाती है ना, कि अगर छोटे बच्चे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को नहीं समझ सकते, अगर वो दूसरी तीसरी का बच्चा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता, जो अमूर्त है, जो दिखता नहीं है, वो नहीं समझ सकता कि क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, इतनी थिंकिंग उनकी डेवलप है ही नहीं। तो एज अप्रोप्रिएट मेथड मटेरियल हमें देना चाहिए, इंडिविजुअल के अप्रोप्रिएट हो जो, ठीक, वो देना चाहिए, और कल्चर के अप्रोप्रिएट हो उस टाइप का इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, उस टाइप का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये है कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव। आशा करती हूँ आप लोगों को लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा, जीवन काल परिप्रेक्ष्य। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ। तब के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।